एक्सपेंडिचर, राइट हैंड साइड बैलेंस शीट। 3/4 साइड पे दोनों बना देना। 3/4 75% पे बना देने का। नीचे थोड़ा पार्ट वर्किंग नोट के लिए काम आएगा तुमको। This is for problem number 1. Draw it up. Keep the videos on, all of you. Off videos will be out. सर वो बुक्स में नाम नहीं आएगा ना? ऊपर नहीं दिया ना कुछ, क्लब का नाम कुछ भी नहीं दिया, ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं दिया। फिर दिया है तो लिख देने का, इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे कुछ नहीं है तो डॉट डॉट डॉट। जैसे नेक्स्ट सब में दिया हुआ है पाथारे जिमखाना, राइट इन द बुक्स ऑफ पाथारे जिमखाना। चलो कीप द वीडियोस ऑन। खुशी, सुहानी, यश, जूही, जैनम, क्रिश, कृषा, okay, draw fast. I think we have already discussed the problem. Now, along the way, I'll be discussing it again in brief. Let's begin with the posting part. Okay, you have the markings. It is nothing but a final account stuff. But normal final accounts में क्या होता था? Normal final accounts used to follow the normal pattern of journal, ledger, trial balance, and then final accounts. Okay. NPOs भी आजकल ऐसे ही पैटर्न करते हैं. They maintain all the accounts, they prepare the trial balance, and with the help of adjustments, they make the final accounts. But as I said, थियोरी के लिए अपने को पकड़ के चलने का कि भैया ये एनपीओ ट्रायल बैलेंस नहीं बना रहा है. दिस एनपीओ इज मेकिंग ओनली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. तो हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के मदद से और एडजस्टमेंट्स के मदद से फाइनल अकाउंट्स बनाना है. ठीक है. Now, what is a receipt and a payment account? Receipt and a payment account is nothing but cash bank account, जो हमने 11th स्टैंडर्ड में भी सीखा था. कैश बुक या कैश बैंक अकाउंट इतने सारे प्रॉब्लम्स में किया है. जो पैसा आया और जो पैसा गया वो दिखा रहा है. सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में अक्रूवल सिस्टम फॉलो नहीं होती है. पहले तो कैश सिस्टम पे होता है, हमने डिस्कस किया था. आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ नहीं दिखता है, डेप्रीसिएशन वगैरह कुछ नहीं दिखता है, रोकड़ा दिख रहा है. वो पैसा आया पैसा गया उसकी समरी है. दूसरा आइटम हमने देखा था उधर कैपिटल रेवेन्यू का कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं है. रिसीट पेमेंट इज अ भेलपुरी आइटम. भेलपुरी मतलब उसमें सब साथ में है. फर्नीचर खरीदा वो भी वहीं पे पड़ा है, एक्सपेंस पे किया वो भी वहीं पे पड़ा है. ओके. लॉन्ग टर्म रिसीट आई वो भी वहीं दिख रही है, शॉर्ट टर्म रिसीट आई वो भी वहीं दिख रही है. तो हम लोग तो फाइनल अकाउंट में ऐसा नहीं कर सकते. हमें एक साल का सरप्लस लॉस ढूंढना है, डेफिसिट ढूंढना है और बैलेंस शीट अलग से दिखानी है. सो कीप दैट इन माइंड. So we will divide the answer between two parts, income and expenditure and balance sheet. Long term alag, short term alag. And third point, the receipt payment has all the mixed items. लास्ट ईयर का भी नेक्स्ट ईयर का भी सब आइटम्स दिखेगा तुमको वहां पे. ये अभी लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर का लफड़ा नहीं है यहाँ पे. ये नॉर्मल सम है करंट ईयर वाला, तो इसमें करंट ईयर के आइटम्स दिखाई दे रहे हैं. बट आगे जाके आपको पता चलेगा रिसीट पेमेंट में सब तरह के पैसे पड़े होंगे. उसको तो पैसे से लेना देना है. जो पैसा मिला वो या जो पैसा दिया वो
लास्ट ईयर का मिला तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर का मिला, नेक्स्ट ईयर का पे किया, नेक्स्ट ईयर का मिला, वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा. तो रिसीट पेमेंट records everything, last year, current year, next year, whereas income and expenditure will record only current year stuff. Okay, so ये सब करके हमें फिल्टर आउट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए. तो याद रखना है, लॉजिक के साथ रहना, तो अपने आप आते जाएगा सम. ओके, सी द वेरी फर्स्ट आइटम, आई एम स्टार्टिंग विद द पेमेंट साइड, सैलरीज. अब ये क्या मतलब हुआ इसका, पेमेंट साइड पे दिखने का मतलब क्या हुआ, तो यू हैव ऑलरेडी पास्ड एन एंट्री सैलरी टू कैश. दैट रिसीट पेमेंट इज अ कैश अकाउंट. तो कैश में दिख रहा है बाय सैलरी, और एज एनी नॉमिनल अकाउंट सैलरी विल बी ऑल्सो ट्रांसफर्ड टू income and expenditure account. Normal salary goes to P&L, this salary goes to income and expenditure, क्योंकि NPO की है. NPO में P&L के जगह हम लोग बनाते हैं income and expenditure. So you have already written there small e. Can you all see that? Expenditure. तो year end पे सब के सब nominal accounts expenditure में जाएंगे. वैसे ही ये salary भी कहाँ चली जाएगी? This salary will be transferred to income and expenditure account. तो गो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फॉर्मेट देख लो ध्यान से. डोंट राइट पर्टिकुलर्स, राइट एक्सपेंडिचर एंड इनकम. एक्सपेंडिचर डेबिट साइड पे, इनकम क्रेडिट साइड पे. ठीक है, डोंट राइट पर्टिकुलर्स एंड ऑल. सर कितने साइड में बनाना है? 2 साइड्स, लेफ्ट साइड इनकम एक्सपेंडिचर, राइट साइड बैलेंस शीट, 3/4 साइड ले लेना. ठीक है, सबसे पहला पार्ट आएगा टू सैलरीज. टू सैलरीज, अकाउंट लिखना नहीं है, लिखोगे तो भी वांदा नहीं. ओके, फाइनल अकाउंट्स के जैसे यहाँ पे अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है. सो टू सैलरीज 1000. नाउ देयर आर सर्टेन डॉट्स यू हैव डन बेस्ड ऑन द एडजस्टमेंट. सेकंड, टेल मी, डू यू हैव एनी डॉट ऑन सैलरीज? डू यू हैव एनी एडजस्टमेंट डॉट ऑन सैलरीज? प्लीज चेक. Yes. You have. So salaries are 1000 in the inner column. I show it in the inner column. Same फंडा है अपना जो फाइनल अकाउंट्स में करते थे हम लोग. जो डॉट वाला इफेक्ट है तभी का तभी दे देने का, सेकंड इफेक्ट एट द एंड. ओके, सेम प्रिंसिपल वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग. सैलरीज पे थर्ड एडजस्टमेंट देखना सब लोग. सैलरीज अनपेड फॉर 2007 आर 200. व्हाट आर वी सपोज टू डू विद अनपेड सैलरीज? क्या करना है बता सकते हो? अनपेड सैलरीज Add to ऐड करना है. expense. एग्जैक्टली, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज. ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज, अनपेड सैलरीज 200. मतलब ऊपर देखना लॉजिक के साथ, वो तो पेड था ना, पेड सैलरी दिख रहा था 1000. अपने को थोड़ी पेड दिखाना, हम तो अक्रूवल सिस्टम फॉलो करते हैं. तो टाइम बेसिस पे एक्सपेंस और इनकम डिस्क्लोज होना चाहिए, पेड और रिसीव्ड बेसिस पे नहीं होना चाहिए. तो कैश को हम लोग अक्रूवल में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो जो हमारा नॉर्मल कंसेप्ट है अक्रूवल का, इनकम अर्न्ड एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड, वो ही दिखना चाहिए, पेड और रिसीव नहीं दिखना चाहिए. तो यहाँ पे इनकर्ड सैलरी दिख गई 1200, 1000 plus 200. Then we have printing and stationery. Printing and stationery, that is 100 rupees. I think there is a adjustment on this. No, प्रिंटिंग पे कोई डॉट नहीं डाला ना तुम लोग ने, जस्ट चेक कर लो. नहीं है तो आउटर कॉलम टेलीफोन. सो टू टेलीफोन, टेलीफोन इज ऑल्सो योर एक्सपेंस. ये 2 by लिखना मत भूलना, बिकॉज द स्ट्रक्चर इज एग्जैक्टली सिमिलर टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड योर ट्रेडिंग अकाउंट. ओके, so 2 by it's a ledger account. Income and expenditure is a nominal account prepared at the end of the year in case of NPOs. Just like business organizations make trading and P&L, the NPOs make income and expenditure account. The nature of items are ditto similar. You have all the expenses on the debit side and all the incomes on the credit side. Okay, खाली क्वेश्चन जो है ट्रायल बैलेंस नहीं है, उसके जगह कैश बैंक अकाउंट है. क्वेश्चन में यू हैव रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दैट इज कैश बैंक अकाउंट. With the help of cash bank account and adjustments, you are making the income and expenditure account and balance sheet. Hope that is clear. So to telephone, I don't think so there is any dot on telephone. So amount is 150 rupees in the outer column. Okay. Gardening का भी कोई dot नहीं है. So to gardening, that is 120 rupees.
क्रिकेट का मतलब दैट इज क्रिकेट एक्सपेंस, कुछ नहीं दिया तो दैट इज क्रिकेट एक्सपेंस, सॉरी दैट विल बी 200. इंश्योरेंस मींस इंश्योरेंस प्रीमियम, जनरल इंश्योरेंस है, ये पेड है, ऊपर पेड दिख रहा है, नीचे हमें इनकर्ड दिखाना है, तो चेक करना कुछ एडजस्टमेंट है कि नहीं इंश्योरेंस पे, प्लीज चेक. इज देयर एनी एडजस्टमेंट ऑन इंश्योरेंस? देयर इज वन. कैन यू सी दैट प्रीपेड इंश्योरेंस 1 2 3 4, fourth adjustment. Fourth adjustment mein they have given us that's prepaid insurance. Got it? So what are we supposed to do with prepaid insurance? Are we supposed to add or are we supposed to subtract? That We are supposed to subtract. Why are we supposed to subtract? Because ऊपर जब आपने इंश्योरेंस पे किया था तो आपने ये एंट्री मार दी है, इंश्योरेंस टू कैश 100 रुपया, ऊपर आपने ये कर दिया इंश्योरेंस टू कैश, जबकि ये गलत था. क्यों गलत था? क्योंकि इसमें से 50 रुपया प्रीपेड है. प्रीपेड मतलब बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, इस साल को बिलोंग नहीं करता है. हमने किया ना 6 मंथ्स प्रीपेड, 7 मंथ्स प्रीपेड, 8 मंथ्स प्रीपेड, तो ये नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड को बिलोंग करता है ना, तो हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है. याद है हमने एडजस्टमेंट एंट्री किया था लास्ट ईयर? व्हाट इज द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर अ प्रीपेड एक्सपेंस? डज एनीवन रिमेंबर द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर प्रीपेड एक्सपेंस? Less from expense. हाँ, वो तो इफेक्ट हुआ, लेस फ्रॉम एक्सपेंस एंड एसेट. एंट्री क्या बनती थी उसकी, जर्नल एंट्री? Expense to Expense to prepaid. It was prepaid prepaid expense to expense expense. to It was expense. asset. So you should have debited an expense को क्रेडिट देने का, ऐसा करना है. तो ये एडजस्टमेंट एंट्री है. अगर आपने पहले ही प्रीपेड लिख दिया तो प्रॉब्लम नहीं था. रिकॉर्ड करते वक्त ओरिजिनल एक्सपेंस अकाउंट आपने ले लिया ना, यहाँ पे यू हैव रिटन इंश्योरेंस टू कैश. आपने ऐसा नहीं किया इंश्योरेंस टू कैश 50, प्रीपेड इंश्योरेंस टू कैश 50, तो लफड़ा ही नहीं होता. आपने लिख दिया इंश्योरेंस टू कैश 100, तो 100 में से 50 रुपीज इज प्रीपेड, दैट वी आर एडजस्टिंग प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, एडजस्टमेंट एंट्री. ओके, तो लेस फ्रॉम इंश्योरेंस, वन इफेक्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस कर देना है यहां से, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस 50 रुपीज. ओके, एंड सेकेंड इफेक्ट विल बी एसेट. सेकेंड इफेक्ट हम लोग देंगे एट द एंड. फिलहाल डॉट वाला इफेक्ट इमीडिएटली दे देना है आपको. ओके, नेक्स्ट ईयर काम आएगा. ये मैचिंग कंसेप्ट के वजह से होता है, मैच योर एक्सपेंस विथ योर इनकम. एक साल का इनकम ले रहे हो तो एक साल का ही एक्सपेंस लेने का. ओके, 50 रुपया नेक्स्ट ईयर का है तो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस में जाएगा, नेक्स्ट ईयर के इनकम के साथ मैच होगा, तो ही कंपैरिजन कर पाओगे ईयर ऑन ईयर. समझ में आ रही है बात? तो प्रीपेड वगैरह जो भी हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ये रीजन से. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, लॉजिकली सोच के बताना, रिसीट पेमेंट अकाउंट में कहीं पर भी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बताओ. रिसीट पेमेंट अकाउंट में करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिखेगा कि नहीं दिखेगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या इनकम रिसीवेबल दिखेगी कि नहीं दिखेगी? No. इज इट पॉसिबल? No. नो. सही, ये समझना जरूरी है. क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि रिसीट पेमेंट अकाउंट क्या है? Cash account. कैश अकाउंट है, कैश बैंक अकाउंट है. रोकड़ा आया, रोकड़ा गया. और आउटस्टैंडिंग का मतलब देना बाकी है, राइट? आउटस्टैंडिंग का मतलब पैसा देना बाकी है या पैसा मिलना बाकी है. तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग इनकम कभी भी रिसीट पेमेंट अकाउंट में नहीं दिख सकती है. ये समझ में आ रही है बात? ये आपको ट्रायल बैलेंस में दिखता था नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स के वक्त. ट्रायल बैलेंस में इट यूज्ड टू बी विजिबल, बट रिसीट पेमेंट में कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो पेड और रिसीव्ड एक्सपेंस और इनकम दिखाता है. इज दैट क्लियर? प्रीपेड दिख सकता है क्या? बताओ मुझे. रिसीट पेमेंट में प्रीपेड एक्सपेंस दिख सकता है क्या करंट ईयर का? करंट ईयर का प्रीपेड एक्सपेंस या करंट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में. कैन यू शो करंट ईयर का प्रीपेड एक्सपेंस? कैन यू शो करंट ईयर की इनकम रिसीव्ड इन एडवांस? इज इट पॉसिबल इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? बताओ. Yes. इज इट पॉसिबल? ऑल ऑफ यू थिंक, दिमाग पे जोर डालो थोड़ा. रिसीट पेमेंट में करंट ईयर का प्रीपेड एक्सपेंस एंड करंट ईयर की इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब नेक्स्ट ईयर का पैसा अब भी आ गया.
और नेक्स्ट ईयर का पैसा अब भी दे दिया, दिख सकता है? कैन यू सी Sir. इट, यू फाइंड इट इन द रिसीट एंड पेमेंट? यस, ऑब्वियसली यू कैन। ओके, क्योंकि आपने पैसा दिया है। देखो रिसीट पेमेंट का फंडा बहुत सिंपल है, पैसा पैसा पैसा, पैसा आया पैसा गया, सो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। कैश अकाउंट है वो, कैश। तो इस साल आपने शुरू से अप्रैल से लेके मार्च तक जो रोकड़ा रिसीव किया या जो रोकड़ा पे किया है, that will be a part of receipt and payment account. Is that clear? Receipt and payment account discloses only the cash receipts and cash payments received or made during the year. Whereas income and expenditure, we will make that bifurcation. Okay. Whereas an income and expenditure account will show that bifurcation, accrued wala and long term and short term wala. Okay, so I was talking about receipt and payment account. Receipt and payment account will disclose only the cash receipts and cash payment. Okay, we have to make that changes. We have to make income and expenditure on accrued basis, not on cash basis. तो पे जो भी किया है तुमने, पे जो भी किया या रिसीव जो भी किया, वो पैसा पूरा रिसीट पेमेंट में डिस्क्लोज होने वाला है। ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या दिखता है? खाली करंट ईयर का अर्नड इनकम, करंट ईयर का इनकर्ड एक्सपेंस, और बचा हुआ जो नेक्स्ट ईयर काम आएगा, नेक्स्ट ईयर वो बैलेंस शीट। जो बेनिफिट मिलना बाकी है वो एसेट बैलेंस शीट में, और जो बेनिफिट देना बाकी है वो लायबिलिटी बैलेंस शीट में। इज दैट क्लियर? करंट ईयर का अर्नड और इनकर्ड एक्सपेंस विल बी अ पार्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दैट इज अ सर बेसिक। तो मतलब रिसीट एंड पेमेंट जो भी पैसा आया वो रिसीट एंड पेमेंट में, और जो इनकर हुआ वो इनकम एक्सपेंडिचर। हाँ, वो हम लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। करंट ईयर का मतलब जो भी इनकम एक्सपेंडिचर होगा वो, अरे मतलब इनकम और वो होगा वो एक्सपेंडिचर में जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर। हाँ, करंट ईयर का जो भी इनकम और एक्सपेंस है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। और बाकी का जो भी कैश कुछ भी आया कुछ भी गया, एक्स्ट्रा आ गया तो रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी, एक्स्ट्रा पे किया तो प्रीपेड एसेट, that will go to balance sheet, prepaid and income received in advance. आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करके लायबिलिटी अभी किया ना, या रिसीवेबल है तो ऐड करके एसेट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कमिंग बैक टू अवर प्रॉब्लम, इंश्योरेंस प्रीपेड। देखो इंश्योरेंस 100 रुपए में 50 रुपए ऊपर पड़ा हुआ था, तो हमने उसको निकाल दिया, वो तो नेक्स्ट ईयर का है, तो रिमूव दैट, it does not belong to this year, so less from expense and asset. Second effect will be asset, we'll be giving it at the end. Read further what is happening. Next item is insurance के बाद we have tennis. Tennis means that is tennis expense, so to tennis, that is 300 rupees. Is there any dot on tennis? Tennis expense पे कोई dot है? There isn't any, right? So outer column. So ये जो जिसपे डॉट नहीं है ना, उन आइटम्स का मतलब बहुत सिंपल है कि जितना पे किया उतना इनकर किया, कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं है, कुछ प्रीपेड नहीं है, जो पे किया वही इनकर्ड एक्सपेंस है ऑफ दिस ईयर, इसलिए हम लोग डिट्टो लिख रहे हैं, जो पेमेंट में वही एक्सपेंस में दिखा रहे हैं। ठीक है? देन यू हैव बिलियर्ड्स, सो दैट इज बिलियर्ड एक्सपेंस, ये भी जितना पेड है उतना ही इनकर्ड है, 400 रुपीज, नो डॉट। देन यू हैव बार एक्सपेंसेस, बार एक्सपेंस पे भी कोई डॉट नहीं है, ये भी जितना पेड है उतना ही इनकर्ड है, 1200 रुपीज। इन्वेस्टमेंट्स, व्हाट आर इन्वेस्टमेंट्स गाइस? व्हाट आर इन्वेस्टमेंट्स? इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है आपका? व्हाट आर इन्वेस्टमेंट्स? वेयर डू यू पुट इन्वेस्टमेंट्स? Assets. इन्वेस्टमेंट्स का मतलब बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसके अंदर आपने स्पेयर कैश जमा करके रखा हुआ है, so that you get some nominal rate of interest and the value of money doesn't depreciate, deteriorate due to inflation.
So investments are your asset, that is 5,000 rupees. Okay. Land and buildings are also your asset. Land and buildings are also your assets. So land and building, that's your asset. Okay. सर ये इन्वेस्टमेंट है, उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो रिकॉर्ड होगा ना फिर ये साल के बुक्स में? यस होगा ना, डेफिनेटली. अगर ऊपर रिसीट में दिख रहा है तुमको कुछ इंटरेस्ट रिसीट साइड पे, हाँ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट पे ऑन सिक्योर, अभी एक ही इन्वेस्टमेंट है अपने पास, तो जो इंटरेस्ट है उसी को बिलोंग करेगा ना. तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज मतलब ऑलरेडी रिसीव कर लिया है तुमने 150, और कुछ एडजस्टमेंट है क्या उस पे इंटरेस्ट पे, चेक करो. 100 रुपीज रिसीवेबल. रिसीवेबल है, मतलब इस साल की टोटल अर्न इनकम कितनी हुई? 250. So your income side will show 250. How it will show 250? You will write now buy interest 100 plus receivable 150, outer column 250. 150 you will be showing under asset as receivable. Understood? तो इस इन्वेस्टमेंट पे इस साल हमने टोटल 250 रुपया इंटरेस्ट अर्न कर लिया है, जिसमें से 100 रुपया हमें ऑलरेडी 150 रुपीज ऑलरेडी मिल चुका है, 100 रुपीज मिलना बाकी है. तो 150 प्लस 100, 250 इन द income side and 100 rupees as receivable in your asset side, that will be added to investment. Is that clear? Investment में ऐड करो, अलग से दिखाओ चलेगा, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, आप ऐड भी कर सकते हो इन्वेस्टमेंट में, जो फाइनल अकाउंट्स में करते थे ना रिसीवेबल, वैसे ही सेम लॉजिक. क्लियर? सो लैंड एंड बिल्डिंग इस साल आपने खरीदा हुआ है. ये जो पेमेंट में दिख रहा है इसका मतलब क्या, आपका लैंड एंड बिल्डिंग टू कैश का एंट्री मारा है आपने, लैंड एंड बिल्डिंग टू कैश. तो कैश में दिख रहा है बाय लैंड एंड बिल्डिंग, ये लैंड एंड बिल्डिंग आपका इनर कॉलम यहाँ पे 20,000, उस पे कुछ एडजस्टमेंट है, प्लीज चेक करो. एडजस्टमेंट डेप्रीसिएशन, तो लेस डेप्रीसिएशन 2.5%. 2.5% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना होता है? दिस इज 500 रुपीज एंड आउटर कॉलम इट शुड बी 19,500. ओके, यहाँ पे हमें अज्यूम करना है, कोई सेम फाइनल अकाउंट का ही अजम्पशन है कि कुछ डेट वगैरह नहीं दिया है कब खरीदा है ये एसेट या कब बेचा है कोई एसेट. So we assume it is happening on the first date of the year. General assumption. Full year depreciation will be charged. Okay. So depreciation हमेशा first date का assumption लेके ही करने का, unless and until any date is specified in the problem. Tournament expenses. Tournament expenses, should we put it under expenditure or is there a separate treatment for tournament expense? Last lecture we had discussed, if you remember. सर वो टूर्नामेंट फंड में से माइनस कर. Yeah, tournament funds है. Question में if you check you have tournament funds. Can you all see that? फंड में से Whenever you come across any fund, याद है fund को किधर दिखाने का? Whenever you come across any specified fund, liability. Why do you show it under liability and why not under income and expenditure? What is the basic reason? सर दैट प्रॉफिट्स, हर साल अकर accumulated नहीं होता है, profits. एक ही साल के लिए वो लोग ने ये किया था, इसके लिए उसका एक्सपेंसेस माइनस 1 year. It is not a recurring income or a recurring expense. जो हर साल होने वाली इनकम है और जो हर साल होने वाला एक्सपेंस है, recurring, वो जाता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है. बट जो नॉन रिकरिंग है, घड़ी घड़ी नहीं आने वाला है, उसको आप इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाओ भी मत, क्योंकि वो दिखा दोगे तो आपका कंपैरिजन डिस्टॉर्ट हो जाएगा. हर साल आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, आपको सरप्लस डेफिसिट में पता नहीं चलेगा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है या ठप पड़ा हुआ है, कुछ पता ही नहीं चलेगा एक्टिविटीज का एग्जैक्टली आइडिया. So it's better if you show all non-recurring income and expenses separately in the liability part, balance sheet में. तो कोई भी फंड दिख जाए, any fund for that matter, whether it is tournament fund, prize distribution fund, birthday fund, cricket fund, building fund, any damn fund you see in the question, that fund will be a part of liabilities. That fund will be a part of liabilities. Is that clear? That is not a part of income. हर साल की regular recurring income है तो income में डालो. Fund मतलब occasional है, 3, 4, 5 साल में एक बार क्रिएट होगा, स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट होगा, खर्चा वहीं से निकाल दोगे, फंड समाप्त हो जाएगा आपका, घड़ी घड़ी कंटिन्यू नहीं होने वाला है हर साल वो. इज दैट क्लियर? सो टूर्नामेंट फंड अलग से दिखाना है आपको, यहाँ पे दिखाना है लायबिलिटीज में, टूर्नामेंट फंड. कैन यू सी दैट? आई पुट 2 stars अगेंस्ट इट.
tournament fund separately under liabilities. Okay, what is the value of tournament fund? 1000. ये रिसीट साइड दिखेगा, ये पैसा आया है, आपने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, ऑर्गेनाइजेशन ने, उसमें टूर्नामेंट के लिए लोगों ने पैसे दिए 1000 रुपए. ओके, ये 1000 रुपए इकट्ठा हो गए रिसीट साइड पे, इसको फंड बना दिया हमने. फंड क्यों बनाया? क्योंकि हर साल नहीं मिलने वाला, हर साल मिलने वाला मैं इनकम में डाल देता. ये वन टाइम इनकम है, इसलिए मैंने फंड में दिखाई, और यहीं से मैं इसका खर्चा माइनस भी कर दूंगा. लेस टूर्नामेंट एक्सपेंस, लेस टूर्नामेंट एक्सपेंस, दैट इज ऑल्सो 1000. बाय चांस 100-200 रुपया बच जाता फंड में तो यहाँ पे दिखता, लेकिन यहाँ पे कोइंसिडेंटली पूरा का पूरा पैसा यूज हो चुका है, पूरा का पूरा पैसा यूज हो चुका है, तो बचा 0, फंड में बचा 0. सर तो अगर 1000 की जगह, हाँ बोलो बोलो बोलो. अगर 1000 की जगह पे 1200 का एक्सपेंस आया होता तो किधर डालते? Not possible usually. Generally your fund is collected for a sufficient amount. तो situation will be always that your fund is having a surplus. तो वो यहाँ पर ही दिख जाएगा. Generally ऐसा होता है, आप सोच के ही करते हो फंड इकट्ठा कि खर्चा उससे कम होगा, बट बाय चांस हो गया, सपोज 1000 के फंड की जगह 1200 का खर्चा हो गया, तो 1000 ऐसे ही माइनस करना है जो यहाँ पे किया हुआ है मैंने, और बाकी 200 जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है ना, दैट विल बी पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर. That will be part of expenditure like an abnormal loss. Is that clear? वो एक irregular expense हो जाएगा, बट रास्ता नहीं और कहीं डालने का, इसलिए हम लोग expenditure में दिखा. Is it clear? अगर extra expense हो गया तो, फंड से ज्यादा खर्चा हो गया तो, got it? You can show it under expenditure, surplus, extra loss. Okay? जनरली होगा नहीं, क्योंकि आपका जजमेंट ऐसा ही होगा कि आप फंड ज्यादा इकट्ठा करो और एक्सपेंस कम पे करो. देन फंड का फंडा क्लियर. कोई भी फंड दिखे तो रुक जाना गाइस, डायरेक्टली आंख बंद करके इनकम एक्सपेंडिचर में मत डाल देना, वो हर साल की इनकम एक्सपेंस नहीं है, ठीक है. फिर जाते हैं हम लोग फर्नीचर पे. देखो ध्यान से, फर्नीचर के बारे में क्या दिया है. फर्नीचर इज ऑल्सो एसेट, हमने खरीदा है ये साल 1200 रुपए का. देयर इज डेप्रिसिएशन, सो लेस डेप्रिसिएशन. व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर? दैट इज 5%. 5% of 1200 comes to 60 rupees and 1140 rupees in the outer column. 1140 rupees in the outer column. Then we have sports material. याद है sports material? मैंने material के बारे में भी कुछ डिस्कस किया था in the last lecture. Material. कोई भी मटेरियल दिखे आपको, बार मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल, क्रिकेट मटेरियल, ये मटेरियल क्या होते हैं? ये ड्यूअल नेचर आइटम होते हैं. ये एसेट भी बन जाते हैं, ये कभी एक्सपेंस भी बन जाते हैं. अभी आपको कैसे पता चलेगा whether you have to show it as asset or expense? So you have to check for 2 items in any problem whenever you come across any material stuff. Okay, material. पहला आइटम मैंने बोला फंड. दूसरा बोल रहा हूँ मटेरियल. सो कोई भी मटेरियल के सामने आप आ जाओ, सामने आपको मटेरियल दिख जाए, तो search for these 2 items. What 2 items? Search for either sale or depreciation. Just think and tell me, sale किसका हो सकता है? एक्सपेंस का सेल हो सकता है कि एसेट का सेल हो सकता है? एसेट का सेल हो सकता है. डेप्रिसिएशन भी किस पे होता है? एक्सपेंस पे होता है कि एसेट पे होता है? एसेट पे होता है. So if you come across sale of sports material या depreciation on sports material, so in that situation that's a big hint that your sports material are treated as asset. That your sports material are treated as asset. You got it? बट अगर आपको सेल या डेप्रिसिएशन ना दिखे, कुछ और दिख जाए, वैल्यूड दिख जाए, जैसे ये सब में है, स्टॉक दिख जाए, कुछ और इंफॉर्मेशन हो अपार्ट फ्रॉम सेल या डेप्रिसिएशन, सो यू ट्रीट योर स्पोर्ट्स मटेरियल एज योर एक्सपेंस. यू ट्रीट योर स्पोर्ट्स मटेरियल एज योर एक्सपेंस. इज दिस पॉइंट क्लियर? देखो प्रैक्टिकली आप जब आर्टिकलशिप में कोई सीए कर रहा है या फिर कोई प्रैक्टिकली बिजनेस कर रहा है, then this thing is very simple. Why it is very simple? Because you know, you have the data in front of you. Say for example Jolly Gymkhana. Jolly Gymkhana साल में एक बार क्रिकेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता है, सपोज अपने मटेरियल, पैड्स, ग्लव्स, स्टंप्स सब देता है, तो बहुत कम यूज हो रहे हैं, साल 10 साल चल रहे हैं, उसको 5-6 साल तक चल रहे हैं, तो इन दैट केस ही विल ट्रीट क्रिकेट मटेरियल एज हिज एसेट. सिंपल लॉजिक. Whereas कोई क्रिकेट क्लब है, जैसे कि ब्रेबरॉन स्टेडियम में क्रिकेट प्रैक्टिस होता है, शिवाजी स्टेडियम
शिवाजी पार्क में क्रिकेट प्रैक्टिस होता है, उसका कोई क्लब है, तो वो तो बहुत क्रिकेट प्रैक्टिस करवाता है, उसका हर साल पैड, स्टंप्स, ग्लव्स वगैरह वगैरह यूज होने वाला है, तो दैट विल बी एन एक्सपेंस. एक साल यूज होकर खत्म हो रहा है उसकी लाइफ. सिंपल सा लॉजिक है. अंडरस्टूड? So practically you have the data in front of you, so there is no big deal in making a choice whether it is an expense or an asset. Problem comes only for theory state. Theory में आपको ये assumption लेके चलना है कि depreciation या sale दिया है ना, तो ही treat it as asset. But depreciation या sale नहीं दिया है, तो फिर treat it as expense. Treat it as expense. Is that part clear? सर और इनकेस कुछ नहीं दिया है, सम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो फिर कैसे पता चलेगा? तो भी expense, तो भी एक्सपेंस ही ट्रीट करना है. यही चीज तो इंपॉर्टेंट है. डेप्रीसिएशन या सेल दिखे तो एसेट, बस. कुछ नहीं दिया है, कुछ भलता दिया है, वैल्यूड दिया है, स्टॉक दिया है, ऑल अदर केसेस इट इज एक्सपेंस. सिंपल. ऑल अदर केसेस इट इज गोइंग टू बी एक्सपेंस. इज दैट क्लियर? सर ये सब में ऐसा है इंफॉर्मेशन में कि स्पोर्ट्स मटेरियल वर वैल्यूड एट 800. हाँ, तो वैल्यूड उसका कम हुआ तो डेप्रिशिएशन के जैसे नहीं ले सकते हैं? नहीं, उसको वैल्यूड दिया है ना. वैल्यूड मतलब यू ट्रीट इट एज अ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल. ट्रीटेड एज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल. क्लियर कट. डेप्रीसिएशन, रिटर्न ऑफ या फिर सेल, तो फिर ही उसको एसेट ट्रीट करना. वैल्यूड मतलब स्टॉक, उतना बच गया. जैसे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी होता है, वैसे स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल. तो सर नेक्स्ट ईयर बने हो एसेट में काउंट होगा ना? हाँ, स्टॉक विल बिकम एसेट ओनली ना यार. ओपनिंग स्टॉक इज लास्ट ईयर एसेट, क्लोजिंग स्टॉक इज दिस ईयर एसेट. स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमने किया ना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्लोज, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस. वो ये साल का क्लोजिंग एसेट है, नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस में चला जाएगा, नेक्स्ट ईयर यूज हो जाएगा वो. सर अगर स्पोर्ट्स मटेरियल में कोई भी एक्सपेंस नहीं, मतलब वो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं रहेगा, तो वो एक्सपेंस में जाएगा ना? तो एक्सपेंस में ही जाएगा. फॉर दैट मैटर कोई भी मटेरियल, मटेरियल 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 मटेरियल, बार मटेरियल, क्रिकेट मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल, एनी डैम मटेरियल यू सी, if no information is given, simply put it under expense, full stop. Simply put it under expense. Is that clear? Now sports material, यहाँ पर कोई डेप्री या सेल नहीं है, तो I treat it as my expense to sports material. That will be treated as my expense. मतलब मैंने साल में इतने का खरीदा. जैसे आप स्टेशनरी खरीदते हो, ऐसे आपने स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा 1000 का, ओके, लेकिन इस साल में ज्यादा यूज नहीं हुआ, इस साल में आपका 800 रुपए का बच गया. वैल्यूड दिख रहा है वो, वैल्यूड. वैल्यूड का मतलब है दैट इज स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक. तो ये लेस कर दोगे. स्टॉक मतलब प्रीपेड, जैसे प्रीपेड स्टेशनरी है वैसे प्रीपेड स्पोर्ट्स मटेरियल है, ये नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर काम आएगा आपको, ऐसा. तो लेस स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, less stock of sports material 800, outer column 200, outer column 200. Is that clear? So 200 is expense, 800 will be treated as asset, stock of sports materials. Okay, आंसर आपका दोनों ट्रीटमेंट में सेम आएगा, whether you treat it as asset, whether you treat it as expense, but क्वेश्चन में पढ़ना डेप्री या सेल है तो एसेट, अदरवाइज एक्सपेंस. ठीक है. करंट अकाउंट बैलेंस है या सर वहाँ पे जो स्पोर्ट्स मटेरियल दिया है वो स्पोर्ट्स मटेरियल वाज वैल्यूड एट 800 था ना, तो आउटर कॉलम में 800 होना चाहिए ना? नहीं नहीं, वैल्यूड मतलब उतना बच गया ना. स्पोर्ट्स मटेरियल एंड ऑफ द ईयर इतना बच गया. तुमने 1000 रुपए की स्टेशनरी खरीदी है, उसमें से 800 रुपए की बच गई, तो खर्चा कितना हुआ? 200. तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हो? आउटर कॉलम करंट ईयर का खर्चा, एक्सपेंस. तो करंट ईयर का खर्चा कितना? 200. बाकी 800 है ना स्टेशनरी, नेक्स्ट ईयर काम आएगा ना आपको, तो वो 800 रुपया एसेट में जाएगा और नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस बन जाएगा. सर अगर स्पोर्ट्स मटेरियल को एसेट भी दिखाते हैं तो इफेक्ट तो सेम ही होएगा ना? इफेक्ट डिट्टो सेम होएगा. यस, इफेक्ट डिट्टो सेम होएगा, बट थियरी है इसलिए ये फॉलो करना पड़ेगा आपको, ये याद रखना पड़ेगा. सेल या डेप्रिसिएशन है तो एसेट, अदरवाइज एक्सपेंस. नहीं तो कहीं रॉन्ग दे देंगे उधर एग्जाम में. पर ये सब वन साइडेड एंट्रीज ही है ना? ये वन साइडेड एंट्री मतलब ये मैं कर रहा हूँ, अभी पोस्टिंग कर रहा हूँ. एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट आएंगे ना, एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट आएगा, अनरिकॉर्डेड आइटम, सेकंड इफेक्ट देना बाकी है.
बाकी सब तो रिकॉर्डेड है ना रिसीट पेमेंट में, तो मैं खाली पोस्ट कर रहा हूँ रिस्पेक्टिव प्लेस। जैसे सैलरी टू कैश, तुमने सैलरी में टू कैश लिखा है, मैं बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिख रहा हूँ। फर्नीचर में टू कैश लिखा है, मैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिख रहा हूँ बैलेंस शीट में। मशीन में बाय, इन्वेस्टमेंट में टू कैश लिखा हुआ है, मैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिख रहा हूँ बैलेंस शीट में। So receipt payment items are all recorded items. They will have just one effect. Adjustments, two effects. Current account balance and cash in hand. What are these current account balance and cash in hand? बोलो at the end of the year. कहाँ जाएंगे ये? Assets. Assets. That is the closing balance of cash and bank. Current account balance, that is bank balance. अब bank balance भी लिख सकते हो, that is 1000. ये cash इतना बच गया आपके year end पे, cash और bank. Cash in hand is 680. Bank balance is 1000 rupees. Got it? Is that clear? ओके बाकी सब एसेट तो इधर दिखाई दे रहे हैं, हम लोग डेप्रिशिएट करके वैल्यू दिखाई दे रहे हैं। कैश हमारा अकाउंट ऊपर ही पड़ा हुआ है, तो कैश जितना एंड में बच गया वो करंट ईयर का एसेट, करंट एसेट। नेक्स्ट ईयर इतना कैश का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, कैश और बैंक का। देन कम टू द रिसीट साइड। रिसीट साइड पे यू हैव सब्सक्रिप्शन। रिमेंबर व्हाट वाज सब्सक्रिप्शन फॉर एन एनपीओ? इज इट अ रिकरिंग इनकम और अ नॉन रिकरिंग इनकम? व्हाट इज सब्सक्रिप्शन? Recurring. रिकरिंग मतलब हर साल आने वाली है, तो हमेशा कहाँ जाएगी? इनकम साइड पे जाएगी बाय सब्सक्रिप्शन। ये जो 1100 रुपया ये रोकड़ा मिला है अपने को ये साल, बट अपने को थोड़ी इनकम में रोकड़ा दिखाना है, हम थोड़ी कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, हम तो अक्रूवल सिस्टम कर रहे हैं। तो चेक फॉर द एडजस्टमेंट ऑन सब्सक्रिप्शन। व्हाट आर द एडजस्टमेंट्स ऑन सब्सक्रिप्शंस? Subscription outstanding for the year is 550. What do you mean by outstanding for the year? Is it receivable or it is payable? Receivable. All of you, I want you all to pay attention. Vrishti, Devanshi, Parshva, all of you pay attention. See what is happening. Subscription outstanding for the year 550. What do you mean by outstanding 550? Is that receivable or payable? Is that receivable or payable? बोलो। Receivable की payable? Outstanding दिया है। Can it be payable? Can subscription be payable? हो सकता है क्या NPO के लिए? Subscription payable हो सकता है क्या? नहीं हो सकता? नहीं हो सकता यार। ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब्सक्रिप्शन इनकम है, पेएबल कैसा होएगा? इम्पॉसिबल है। एक्सपेंसेस आर पेएबल, इनकम्स आर रिसीवेबल, है ना? तो ये इनकम रिसीवेबल है। आउटस्टैंडिंग टर्म देख के कंफ्यूज मत होना। आउटस्टैंडिंग इनकम है वो इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं है। आउटस्टैंडिंग इनकम है इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब इनकम मिलनी बाकी है आपको, 550 रुपए मिलने बाकी है ये साल के। कमा लिए हैं, काम हो गया है, मेंबर को बोल दिया पैसा भरो, लेकिन उसने भरा नहीं है, मिलना बाकी है। ठीक है, तो क्या करोगे? व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ दिस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 550? बोलो। व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ इनकम रिसीवेबल? Liability. लायबिलिटी। शाबाश, एक Asset. इतना बड़ा भाषण दिया, सब ऊपर से गया, अंत में आंसर आया लायबिलिटी। इतना सब 5 मिनट बोला, सब पानी। यही मिस्टेक के लिए इतना गला फाड़ फाड़ के मैं बोल रहा था कि भैया आउटस्टैंडिंग देख के लायबिलिटी में मत घुसा देना उसको। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं है वो, आउटस्टैंडिंग इनकम है। इनकम मतलब मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब एसेट होता है ना, मिलना बाकी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ लायबिलिटी, वो देना बाकी है। ये समझ में आ रही है बात? दिस इज नॉट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दिस इज आउटस्टैंडिंग इनकम, मिलनी बाकी है। इनकम रिसीवेबल है, तो एड टू इनकम, एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल को बिलोंग कर रहा है। ओके, कितना है? 550 रुपया। एंड सेकेंड इफेक्ट इज एसेट, सेकेंड इफेक्ट इज एसेट, नॉट लायबिलिटी। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू?
पक्का? अभी मुंडी हिलाओगे फिर 4 लेक्चर बाद वापस पूछूंगा। एक तो कोई डेफिनेटली बोला लाइबिलिटी, कोई तो बोलने ही वाला है लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी, पेपर में लिख के आएगा। दिस इज अ कार्डिनल सिली मिस्टेक, एकदम मतलब चिंदी फालतू, इसलिए मेरे को ऐसा बोलने का मन हो रहा है। ऐसा फालतू मिस्टेक कर रहा है, मतलब दिमाग पे थोड़ा तो जोर डालो यार। सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम है कि एक्सपेंस? अगर कोई इनकम है और वो आउटस्टैंडिंग है, तो इनकम आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी कैसे हुआ? वो मिलना बाकी है, इट इज मिलना बाकी है। इज इट क्लियर? लाइबिलिटी में नहीं जाएगा, रिसीवेबल है। आगे पढ़ो। सब्सक्रिप्शन ऑफ 100 वेर रिसीव्ड इन एडवांस। अभी दिमाग लगाओ, रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या है? ज्यादा मिल गया है, सो क्या करोगे? Liabilities. माइनस फ्रॉम इनकम। ये माइनस फ्रॉम इनकम होगा, लेस फ्रॉम इनकम। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये 1100 है ना, 1100 जो ऊपर मिला है ना, उसके अंदर पड़ा हुआ है ये रिसीव्ड इन एडवांस। कितना है रिसीव्ड इन एडवांस? 100 रुपीज। इट इंक्लूड्स दिस 100 रुपीज ऑल्सो। नेक्स्ट ईयर का कोई 150 लोग एडवांस में पैसा देके चला गया, समझ में आ रही है? तो 100 rupees is included in that 1100, but does it belong to current year's income? No, it belongs to next year's income. तो यहाँ से लेस करो। What is the effect of income received in advance? What is the second effect of income received in advance? 100 रुपए का Liability. ये लाइबिलिटी जाएगा। ये क्यों लाइबिलिटी जाएगा? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, पहले ही पैसा आ गया है, बेनिफिट देना बाकी है। नेक्स्ट 2-3-4 महीने तक आपको मिलने वाला नहीं है पैसा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ऑल ऑफ यू गॉट दिस? कम ऑन। सो 1100 plus 550 minus 100, how much it comes to? 1550. 1550 rupees. Bhumi Parmar, I'll straight away kick you out of the class and permanent NPO के लिए बाहर जाओगे अभी। Whatever is going on in your mobile phone, shut it and please pay attention. सर मेरा फोन ही खराब हो गया है। तो पागलों के जैसे नीचे देख देख के हंस रही हो इतने टाइम से। अरे सर, एंड ये लेक्चर का नहीं है, 5 लेक्चर से चालू है तुम्हारा, पूरा एनपीओ जाएगा तुम्हारा। लास्ट वार्निंग। सब्सक्रिप्शन में 1100 रुपीज प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस ईयर, दैट इज 550। क्यों? क्योंकि अर्न्ड इनकम है करंट ईयर की, ठीक है। एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस डज नॉट बिलोंग टू दिस ईयर, डज नॉट बिलोंग टू दिस ईयर। नेक्स्ट ईयर का पैसा एडवांस में आ गया, सो आई एम रिमूविंग दैट। एंड ये क्या मिला मेरे को? 1550 का मतलब क्या है? ये इधर आउटर कॉलम जो दिख रहा है, व्हाट इज दैट? 1550 Current year का income. करंट ईयर का अर्न्ड इनकम की रिसीव्ड इनकम? Earned income. अर्न्ड इनकम। इतना कमाया है तुमने, बैंक में तुमने एफडी रखा है, ब्याज जमा हो गया 1000, तो 1000 इज अर्न्ड इनकम। 12 महीना हो गया, 1000 रुपीज अर्न्ड इनकम है। हाथ में मिला है 800, दैट इज रिसीव्ड। तो 200 रुपया रिसीवेबल करके 1000 दिखाने का, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय अक्रूवल कंसेप्ट, अर्न्ड इनकम। इज दैट क्लियर? तो इस साल आपने जितना काम किया है, मेंबर से जितना मंगवाया है, वो मिलके होता है 1550 रुपए। 1550 रुपए आपकी कमाई हुई इनकम है, वही आउटर कॉलम में दिखनी चाहिए। ओके, रिसीव्ड इनकम रिसीट एंड पेमेंट में दिखेगी, अर्न्ड इनकम आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखानी है। इज दैट क्लियर? So remember this. Next one, after this we have is bar receipt. bar receipt additional income है ये ऑर्गेनाइजेशन की। बार बार किधर से पैसा आ रहा है, उसी के ऑर्गेनाइजेशन में बार का सेपरेट चार्जेस उसने लगाया हुआ है। बार रिसीट्स पे कोई एडजस्टमेंट है? प्लीज चेक, इज देयर एनी एडजस्टमेंट ऑन बार रिसीट्स? कुछ नहीं है, सॉरी। सो आउटर कॉलम 600। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इन्वेस्ट किया है, उस पे इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, दैट इज इनकम। टेल मी गाइस, इज देयर एनी डॉट ऑन दिस इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे कोई डॉट है? चेक करो। हाँ, व्हाट इज द डॉट ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज? Interest receivable. इंटरेस्ट रिसीवेबल। चेक एडजस्टमेंट नंबर नीचे से थर्ड लास्ट।
इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड मतलब रिसीवेबल, मिलना बाकी है, रिसीवेबल. सो ऐड इंटरेस्ट रिसीवेबल, ऐड इंटरेस्ट रिसीवेबल. ये क्यों ऐड किया, लॉजिक बैठ रहा है दिमाग में? अर्न इनकम, वापस कमाया हुआ इनकम 250 है, 250 है, कमाया हुआ इनकम 250 है, बट मिला है आपको 100 रुपया. तो क्या 100 रुपया दिखा दोगे इनकम में? नहीं, आपको अक्रूवल में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो अक्रूवल बनाने के लिए मैंने रिसीवेबल ऐड करके दिखा दिया 100, आउटर कॉलम 250 ऑन. देन वी हैव क्रिकेट फीस. बाय क्रिकेट फीस, इज देयर एनी एडजस्टमेंट ऑन क्रिकेट फीस? क्रिकेट के एक्टिविटीज के लिए भी सेपरेट फीस चार्ज कर रहा है ये. ओके, जिसको क्रिकेट खेलना है वो क्रिकेट की फीस भरेगा, दैट इज 250 रुपीज, नो डॉट. टेनिस खेलना है उसको टेनिस की फीस भरनी है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन की तो इनकम हो गई. सो बाय टेनिस फीस, बाय टेनिस फीस, दैट इज 300 रुपीज. ओके, देन वी हैव बिलियर्ड फीस. सो बाय बिलियर्ड फीस, बहुत सारी फीसें चार्ज कर रहा है अलग अलग, 250. जो सर तो एक्टिविटी, ये सब जो फीस है ये सब रेकरिंग है? ये सब रेकरिंग है, ये सब रेकरिंग है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में हर साल लोग ये एक्टिविटीज करते ही रहेंगे ना. कोई लोग आके क्रिकेट खेलेंगे, कोई लोग टेबल टेनिस खेलेंगे, कोई लोग बार में बैठेंगे. जो बंदे वहां पे जा रहे हैं उनको सेपरेट चार्जेस पे करना है. वो जो सब्सक्रिप्शन है वो कॉमन चार्ज है, एंट्री चार्ज के जैसा, वो तो सबको ही देना है मेंटेनेंस के लिए. बट इंडिविजुअल एक्टिविटीज आप कर रहे हो उसमें आपको सेपरेट सेपरेट ऑलरेडी वापस अलग अलग फीस भरनी पड़ेगी. तो सर एंट्रेंस फीस और ये सब में फर्क क्या है? एंट्रेंस फीस मतलब वन टाइम ऑन द एंट्री, सब्सक्रिप्शन मतलब एवरी ईयर टू रिमेन अ मेंबर यू हैव टू पे. एंट्रेंस फीस मतलब वन टाइम ऑन द एंट्री यू पे, एंट्री होता है मेंबर का तभी. लाइफ मेंबरशिप फीस मतलब पूरे लाइफ का मेंबरशिप साथ में चाहिए, उसका सेपरेट चार्ज वन टाइम ऑन द एंट्री या फॉर व्हेनेवर you want that life membership fees, that time you pay. Subscription is what you pay every year for that maintenance stuff. जैसे कि I'll tell you a simple example. In your housing society, whenever there is a new person coming in the society, कोई नया बंदा कोई फ्लैट खरीदता है तो सोसाइटी को एक ट्रांसफर फीस मिलती है. अगर आपने ध्यान से देखा होगा उसके अकाउंट्स में, ट्रांसफर फीस मिलती है, फ्लैट ट्रांसफर फीस बोलते हैं. जब भी कोई एक ओनर दूसरे ओनर को बेच के जाता है तो नया मेंबर से उसको फ्लैट ट्रांसफर फीस मिलता है, दैट इज अ वन टाइम फी. लेकिन वही मेंबर जब रहने का चालू करता है तो उसको हर महीने मेंटेनेंस का पैसा पे करना पड़ता है, तो वो मेंटेनेंस चार्जेस का पैसा होता है, वो हर साल उसको देना पड़ता है नए मेंबर को. सेम इज द लॉजिक फॉर एंट्रेंस फीस, वन टाइम एट द टाइम ऑफ एंट्री एंड सब्सक्रिप्शन एवरी डे एवरी ईयर. वैसे ये सब एक्टिविटीज के भी फीस हर साल आने वाली है ऑर्गेनाइजेशन को. ओके, जो मेंबर्स जो एक्टिविटीज यूज करेगा उसका पैसा उसको मिलेगा. ऑलराइट, देन स्कूल्स में भी होता है आपका एट द टाइम ऑफ एडमिशन एक वन टाइम फी होती है वाली फी. ये हर साल की रेकरिंग क्लास फीस होती है, लाइब्रेरी फीस होती है, आपकी जिम खाना फीस होती है, ग्राउंड की फीस होती है, यूनिफॉर्म फीस होती है. तो ये सब फीस आपको हर साल चार्ज करेगा स्कूल. एक्टिविटीज कुछ होते हैं उसकी फीस होती है. तो ये सब रेकरिंग इनकम है स्कूल के लिए, और उसके ऊपर जो खर्चे किए वो रेकरिंग एक्सपेंसेस. देन बिलियर्ड फीस के बाद भी है लाइफ मेंबरशिप फीस. चेक व्हाट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट लाइफ मेंबरशिप फीस गिवन टू यू. व्हाट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट लाइफ मेंबरशिप फीस? चेक करो क्या दिया है. बॉटम 4 fourth class adjustment. Donation and life membership fees are to be capitalized. Can you all see that? What do you mean by capitalized, guys? Is it a long-term receipt or a short-term receipt? Long term. Long term. Recurring नहीं है. Okay, one time है long term की. तो what should I do? Should I show it under income? Life membership fees को income में दिखा दूँ चलेगा? Capital fund. Capital fund. So I'll go to my liabilities. I'll write the very first item as capital fund. मुझे बताओ शुरुआत में कोई कैपिटल फंड था इस ऑर्गेनाइजेशन में? नहीं था. सो आई एम मेकिंग द ओपनिंग कैपिटल फंड एज 0, नील. ओपनिंग कैपिटल फंड एज 0 बता रहा हूँ, नील बता रहा हूँ. ओके, इसमें आई विल ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस. मतलब पहले मैंने सबसे लाइफ मेंबरशिप फीस वसूल ली, इससे मेरा कैपिटल फंड फॉर्म हो रहा है, लॉन्ग टर्म का पैसा. ये घड़ी घड़ी नहीं आने वाली है. इससे मैं एसेट वैसेट खरीद लूंगा, इन्वेस्टमेंट खरीद लूंगा.
तो ये लाइफ मेंबरशिप फीस इज 2000 रुपीज, लॉन्ग टर्म स्टफ, ओके, लॉन्ग टर्म आइटम. देन वी हैव डोनेशंस. डोनेशंस के बारे में भी पढ़ो क्या दिया है. इज इट to be capitalized or revenue, or what are they given in the question? Read. Capitalize का मतलब ये भी वन टाइम है. ये डोनेशन घड़ी घड़ी नहीं आ रहा है. क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया होता ना तो हम अज्यूम करते घड़ी घड़ी आ रहा है, इनकम में डाल देते डोनेशन. ओके, क्योंकि आपको बताया था याद है, डोनेशन, ग्रांट, सब्सक्रिप्शन ये हर साल वाली इनकम है. बट यहाँ पर स्पेसिफाई करके दिया कि भैया वन टाइम है, घड़ी घड़ी नहीं मिलेगा, तो फिर अपना दिमाग नहीं लगाने का, उन लोगों ने जो बोला है वो करना है. तो इसी से आपका कैपिटल फंड फॉर्म होगा. ये डोनेशन सर वो मेंशन किया है कि कैपिटलाइज हो रहा है इसलिए वी आर एडिंग इन कैपिटल फंड. कुछ मेंशन नहीं किया होता तो इट विल बी इनकम ओनली. एब्सोल्युटली राइट. कुछ मेंशन नहीं किया होता तो इनकम. मेंशन किया इसके लिए कैपिटलाइज किया, इसके लिए मैंने कैपिटल फंड में ऐड किया. नॉन रिकरिंग रिसीट है, घड़ी घड़ी नहीं आएगी. सब केसेस में डोनेशन इनकम में नहीं आएगा ना, ये तो जिम का ना, इसके लिए इनकम में आएगा. नहीं, इन जनरल केस ऑल्सो डोनेशन के बारे में कोई इन्फो नहीं दिया है तो हमेशा इनकम में ही डाल देने का, अज्यूम करने का कि हर साल मिलेगा. आपको बोला था ना ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को मिलते ही रहता है डोनेशन और ग्रांट. गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है, कोई वॉलंटरी लोग भी सपोर्ट करते हैं. तो कुछ नहीं दिया तो हर साल में डालने का, जस्ट लाइक सब्सक्रिप्शन. स्पेसिफाई करके दिया है कैपिटलाइज करना है तो कैपिटलाइज, एड टू कैपिटल फंड. ओके, लाइफ मेंबरशिप फीस और एंट्रेंस फीस का उल्टा है. वो ऐसा नहीं है. लाइफ मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ नहीं दिया तो कैपिटलाइज करने का. लाइफ मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस वन टाइम आती है, कुछ नहीं दिया तो कैपिटलाइज करने का. ओके, स्पेसिफाई करके दिया तो इनकम में डालना. 3 चीजों का याद रखना. 3 things if nothing is specified are a part of income. 3 things if nothing specified are a part of income. What are those 3 things? Donations, grant, subscriptions. Donation, grant, subscription. डोनेशन, ग्रांट, सब्सक्रिप्शन. ये 3 आइटम्स के बारे में कुछ नहीं दिया ना तो इनकम. सिंपल एज दैट. ओके, और एक हाथ एडमिशन फीस भी आएगा, वो भी इनकम, कुछ नहीं दिया है तो. बट बाकी सब आइटम्स कैपिटलाइज, कुछ नहीं दिया तो कैपिटलाइज. लेगेसीज कुछ नहीं दिया, कैपिटलाइज. एंट्रेंस फीस कुछ नहीं दिया, कैपिटलाइज. लाइफ मेंबरशिप फीस कुछ नहीं दिया, कैपिटलाइज. ओके, 3 items will be a part of income if nothing is specified: grant, donations and subscriptions. ओके, मेजॉरिटी आपको ये तकलीफ कभी आने वाली नहीं है कोई सम में. बोर्ड्स में तो कभी नहीं आती. दे गिव यू स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शंस क्या करना है, कैपिटलाइज करना है कि इनकम में डालना है. लफड़ा होगा नहीं. ये सेफ साइड के लिए मैंने दिया हुआ है, पॉइंट्स में दूंगा आपको लिख के भी. देन डोनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कैपिटलाइज, इसीलिए मैंने कैपिटल फंड में ऐड किया. ठीक है, वरना ये इनकम में जाता. एंट्रेंस फीस पढ़ो. एंट्रेंस फीस के बारे में क्या दिया है, रीड अबाउट एंट्रेंस फीस. 1 2 3 4 5 5th पॉइंट पढ़ो क्या दिया है. half of the entrance fees received was to be capitalized. Can you all see that? Half of the entrance fees received was to be capitalized. Krisha, half is to be capitalized मतलब क्या? Krisha संघवी, half is to be capitalized क्या है? आधा डालना है किधर, इनकम में, और आधा डालना है किधर, कैपिटल फंड में. Are you listening? Half of the entrance fees will be a part of income and half of the entrance fees will be capitalized. ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने एंट्रेंस फीस को डिवाइड किया हुआ है कि हाफ फीस आप एंट्री पे भरो, एंट्रेंस फीस जो भी चाहिए, हाफ को आप डिवाइड करके दे देना, अपने को हर साल बांधना नहीं है. या तो फिर इतने सारे मेंबर्स है कि हर साल एंट्रेंस फीस आ रही है, तो रेकरिंग टाइप ऑफ रिसीट हो गया हाफ नेचर का उसका. तो ऐसे उसने डिवाइड करके दिखाया हुआ है. Half entrance fees need to be capitalized and half entrance fees is a part of income. Is that clear? Got it? Now, entrance fees कैसे दिखाना है, presentation देख लो. Presentation is important. Income side पे आप दिखाओगे by entrance fees. Income side पे आप दिखाओगे by entrance fees 3000 rupees. पूरा पहले इधर ही दिखा दो इनकम में. पूरा का पूरा एंट्रेंस फीस यू शो इट अंडर इनकम. ठीक है, इसमें से आधा आपने कैपिटलाइज किया है ना, तो यहां से मैं लेस करूंगा, लेस कैपिटलाइज्ड हाफ, मतलब 1500 माइनस करूंगा. सर आप डायरेक्ट 1500 नहीं लिख सकते हैं इनकम में? लिख सकते हैं, बट दिस ईयर दे हैव चेंज्ड द फॉर्मेट स्लाइटली, बोर्ड्स वाले ने भी.
दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू डू इट इन दिस वे. एंट्रेंस फीस आधा कैपिटलाइज करने का है तो वहां से ब्रेकअप करके दिखाओ माइनस करके. एंड सेकेंड पार्ट जो कैपिटलाइज किया है वो इधर ऐड करो. ऐड एंट्रेंस फीस, ऐड एंट्रेंस फीस हाफ, दैट इज 1500. ये लफड़ा तभी है जब आपको ब्रेकअप करना है. ब्रेकअप वेकअप नहीं है, टोटली कैपिटलाइज है. देखो ये टोटल कैपिटलाइज था लाइफ और डोनेशन, मैंने डायरेक्टली लिख दिया. जब आधा अधूरा करना है, टुकड़ा टुकड़ा करना है, तभी पहले पूरा इनकम में दिखाना, फिर वहां से रेड्यूस करना और फिर कैपिटलाइज पार्ट में दिखाना. ठीक है. सो इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना सब लोग. तो सब कुछ कैपिटल फंड में ही ऐड होएगा. कैपिटलाइज बोला है ना तो कैपिटल फंड. ओनली दिस सेपरेट फंड्स जो दिख रहे हैं ना, जैसे फंड है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंड है, बिल्डिंग फंड है, इनका पर्पस स्पेसिफिक है, ये सेपरेटली दिखेंगे, ये कैपिटल फंड में ऐड नहीं होंगे. बाकी सब कुछ कैपिटल फंड में ऐड. डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, ऑल यू नीड टू. कुछ नहीं दिया तो कैपिटल फंड में ऐड और सब ट्रैक करेगा ना. या कुछ नहीं दिया है, कुछ लाइफ मेंबरशिप फीस, डोनेशन सब कैपिटल फंड में ऐड हो सकता है. एंट्रेंस फीस, डोनेशन इनकम में जाएगा, कुछ नहीं दिया है तो. लाइफ मेंबरशिप फीस एंड एंट्रेंस फीस कैपिटल फंड में ऐड. ओके. Then next one we have is donations हो गया, entrance fees हो गया. Tournament fund, I think we have already written the tournament fund. Can you all see that? An expense उधर से minus करके दिखा दिया है. Coming to the adjustments again to give the second effect. Subscription outstanding for the year बताओ. What is the second effect of outstanding subscription? एक effect तो किया हुआ है, add to subscription हो गया है अपना. Can you see that? Add to subscription हो चुका है. What is the second effect? Asset. एसेट की लायबिलिटी बोलो. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट्स. कभी जिंदगी में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी में नहीं जाएगा. ओके. दिस इज इनकम, इनकम रिसीवेबल 550 एसेट हो गया. सेकंड इफेक्ट टिक करो उसको. सब्सक्रिप्शन 100 रिसीव्ड इन एडवांस. बताओ व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. वन इफेक्ट हियर वी हैव डन ऑलरेडी, लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन दिख रहा है आपको. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? ये लायबिलिटी है, इनकम प्री रिसीव्ड है. क्या लिखना है? सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, दैट इज हाउ मच? 100 रुपीज. सब्सक्रिप्शन प्री रिसीव्ड इन एडवांस 100 रुपीज. सैलरीज अनपेड फॉर द ईयर आर 200. अनपेड मतलब क्या? अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग. वन इफेक्ट इज योर एड टू सैलरी. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? देना बाकी है. देना बाकी है तो किधर जाएगा? लाइबिलिटीज. आउटस्टैंडिंग सैलरीज. आउटस्टैंडिंग सैलरीज, दैट इज हाउ मच? 200 रुपीज. आउटस्टैंडिंग सैलरीज 100 रुपीज. इज दैट क्लियर? What next we have is insurance prepaid. Check what are the two effects of insurance prepaid. One effect is here, less from insurance. Okay, doesn't belong to this year. Second effect, that is going to be asset as prepaid insurance. Pay कर दिया है, benefit मिलना बाकी है 50 rupees. 50 rupees is prepaid insurance. Half of the entrance fees needs to be capitalized. बताओ मुझे और कुछ करना बाकी है ये adjustment का? Half of the entrance fees needs to be capitalized. We have already given the effect. आधा वहां से निकाला, आधा डाल दिया यहाँ पे capitalize करके. Non-recurring, recurring का bifurcation था. Donation and life membership fees were to be capitalized. Are we supposed to do anything for that now? Or we have already capitalized it? कुछ करना बाकी है इस adjustment में? In fact, that is not an adjustment. That is just a piece of information. Okay, that wasn't an adjustment. That was a piece of information. Breakup दिया था वहाँ पे, तो कैसे divide करके दिखाना है आपको capitalization में और income side. Interest due but not received is 100. What do you mean by due but not received? Due but not received का मतलब होता है receivable. Receivable के क्या होंगे effects बता सकते हो? Asset. Asset. One effect we have already added to interest. Can you see this? Income side पे we have already added to interest. The second effect is asset. इधर दिखाना आपको interest receivable. Interest receivable. Receivable, that is how much? Interest receivable, that is 100 rupees. Okay, take it out. Sports material were valued at 800. Valued म्हणजे काय? Valued म्हणजे stock.
ओके, सेल डेप्रिसिएशन नहीं है, मतलब स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक. सो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिख रहा है यहाँ पे, मैंने लेस किया हुआ है स्पोर्ट्स मटेरियल में से, prepaid expense of this year. What is the second effect of closing stock? What is the second effect of closing stock of sports material? Assets. Assets. Any stock, any closing stock, stock of stationery, stock of bar, stock of goods, any closing stock, वैसे stock of sports material, that's gonna be your asset. That's gonna be your asset worth 800. इतना बच गया, next year काम आएगा. बराबर है? Comfortable? Depreciate furniture and building by 5 and 2.5%. I think we have given first effect already over here. Okay, subtract from building, subtract from furniture. What is the second effect of depreciation? What is the second effect of depreciation, guys? Expense. Expenditure. अच्छा, can this depreciation come under receipt payment account? जैसे ट्रायल बैलेंस में आता था कभी कभी depreciation, receipt payment में आ सकता है depreciation? सोच के बताना. सर नहीं, Sir, because non-cash No. expense. Very good. Non-cash. It's a non-cash expense. Your cash is not going out. Some other asset is reducing. Furniture, building कम हो रही है business में से. So non-cash है तो सवाल ही नहीं है कि कभी तुम्हारा receipt payment में दिखे. Receipt payment में दिखने का impossible है depreciation. Okay? Depreciation, losses, profits cannot be a part of receipt and payment account. ऐसे सोचते रहना कौन सी चीज कहाँ आ सकती है. फर्नीचर एंड लैंड एंड बिल्डिंग. फर्नीचर कितना है, डेप्रिसिएशन है 60 रुपीज, लैंड एंड बिल्डिंग पे 500 है, टोटल इज 560. और कोई हिडन एडजस्टमेंट है सब में, फाइनल अकाउंट के जैसे यहाँ पर भी आ सकते हैं हिडन एडजस्टमेंट, परसेंटेज, कैलकुलेट इंटरेस्ट, कुछ है? कुछ नहीं है, तो यू कैन स्ट्रेट अवे कैलकुलेट योर सरप्लस और डेफिसिट. एनीवन हैज डन द टोटल, देन प्लीज टेल मी. 4,700. इज द टोटल, एंड सरप्लस है या डेफिसिट है? Surplus 220. Surplus 220. तो इधर कैसे लिखने का ये भी देख लो जरा ध्यान से. इधर लिखना है आपको टू सरप्लस और ब्रैकेट में दिखाने का एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. ओके, ये पूरा दिखाने का इधर. टू सरप्लस ब्रैकेट में एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. ओके, एंड यहाँ पर सरप्लस डायरेक्टली कैपिटल फंड में ऐड कर देना है. जैसे आप नेट प्रॉफिट ऐड करते थे कैपिटल में, वैसे ये सरप्लस बिलोंग्स टू द ओनर्स, सो ऐड टू दैट कैपिटल फंड. Trisha Sangvi, are you listening? 220 rupees is your surplus. Okay, so कितना आ रहा है तुम्हारा टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल फंड इन द आउटर कॉलम? 26, 27, 28520. 28520. 28520. ये शुरू में इतना कैपिटल बना जो आपने फीस ली, डोनेशन से कैपिटल बना, और एक साल काम करने से सरप्लस थोड़ा ऐड हो गया उसमें. अभी क्लोजिंग कैपिटल फंड इज 28520. अब ये 28820. ओके, 28820. अब ये जो क्लोजिंग कैपिटल फंड है, ये नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा बता सकते हो? यहाँ का क्लोजिंग कैपिटल फंड जो है, Capital balance. हाँ, नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा? ओपनिंग कैपिटल बैलेंस बन जाएगा. सिंपल सा लॉजिक है. ऑल ऑफ यू गॉट दैट? तो इस ईयर के जो भी ये क्लोजिंग आइटम दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएंगे? ओपनिंग बैलेंसेस. करते थे ना हम लोग, ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग बैलेंस, फिर ट्रांजैक्शंस, फिर वापस क्लोजिंग, एंड द साइकिल कंटिन्यू. ओके, कर लो कॉपी. दैट कंप्लीट्स द प्रॉब्लम. ड्रॉ फॉर द नेक्स्ट सम क्विक. सम नंबर 2, second problem. सेकेंड सम का ड्रॉ कर लो फटाफट.
Second sum is also for year ended, I think 31st March 07. In the books of Pathare Gymkhana. Most of the sums आपको hospitals, schools, Gymkhana club इनके ही आने वाले हैं. Okay. In the books of Pathare Gymkhana, sometimes may have libraries, charitable institutions. Mostly you'll have clubs, gymkhanas, schools. Sir, this is compulsory question. Compulsory 12-mark question. Very important from concept point of view, very important from CA foundation. अगर CA कर रहे हो तो उसके point of view से CA में पूरा है वापस NPO और डेप्थ में वहां पे. चलो फटाफट मार्क कर लो. मुझे जरा देख के बताओ, ये रिसीट पेमेंट में कुछ ओपनिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है आपको? डू यू फाइंड एनी ओपनिंग बैलेंस इन योर रिसीट पेमेंट अकाउंट? ओपनिंग कैश बैलेंस दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है. बराबर है. सो इज इट द फर्स्ट ईयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और अ कंटिन्यूइंग ईयर? फर्स्ट ईयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, पेमेंट साइड से शुरू करना, मार्क करना. लैंड एंड बिल्डिंग, बोलो किधर जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग? Assets. Tournament expense. Check again. Do you have any tournament fund? Yes. Yes. So what do you do with this? You remember? Tournament fund, you will show it as? Minus from fund. हाँ, fund किधर जाएगा पहले तो? Fund will be liability. Liability. And fund का expense उधर से ही minus. Okay? Non-recurring receipt, non-recurring payments. Furniture, asset. Sports material, वापस Expense. एक्सपेंस है कि एसेट है? जरा चेक कर लो. एडजस्टमेंट स्टॉक दिया हुआ है तो इट इज एक्सपेंस ओवर हियर. स्पोर्ट्स मटेरियल परचेजेस है, वो एक ही आइटम है. स्पोर्ट्स मटेरियल परचेजेस, दैट इज एक्सपेंस. सैलरीज आर व्हाट? एक्सपेंस. इंश्योरेंस इज एक्सपेंस, प्रीमियम. कैंटीन एक्सपेंस आर एक्सपेंस इंक्लूडिंग परचेजेस. जनरल एक्सपेंस आर एक्सपेंस. 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटी. वेयर डू पुट 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटी? Asset. What does that 4% indicate? That's a Hidden hidden adjustment. adjustment. करना पड़ेगा एंड में. सेम फंड है, कैलकुलेट चेक कंपेयर का अपना. अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक एंड कैश बैलेंस. अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक म्हणजे Bank balance. बैंक बैलेंस, इतना बैंक में पड़ा हुआ है और नीचे कैश दिया हुआ है. बोथ ऑफ देम विल गो वेयर? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक एंड कैश. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक एंड कैश both will be a part of asset. Is that clear? Are you understanding? Coming to the receipt side, cash on hand opening balance is 0, nil. मतलब it indicates that is the first year of the organization. Donations के बारे में पढ़ो, कुछ adjustment में दिया है क्या? Donations, please read, all of you check. Capitalized. Point number D, capitalized donation and life membership fees and 50% of entrance fees. Exactly like this problem. Clear cut instructions दिया है कि पूरा का पूरा donation capitalize करना है. Capitalize करने का मतलब क्या करोगे donations को? Liabilities. कैपिटल फंड में ऐड. एंट्रेंस फीस को क्या करोगे भैया? एंट्रेंस फीस को क्या करोगे? 50% कैपिटलाइज एंड 50% इनकम. क्यों ऐसा? क्योंकि एक इंस्ट्रक्शंस में दिया है 50% इनकम, 50% कैपिटलाइज. अपना दिमाग नहीं वापरना है वहां पे. ओके, ब्रेकअप, दैट्स द ब्रेकअप पॉइंट. ओके, वो एडजस्टमेंट नहीं है, ब्रेकअप का इंफॉर्मेशन है. दैट्स इट. ओके. Subscriptions are what? Subscriptions are Income. Subscription तो भैया आंख बंद करके इनकम में ही डालना है. सब्सक्रिप्शन कभी कैपिटलाइज नहीं होने वाला है, ये याद रखना है. ठीक है. सब्सक्रिप्शन इज ऑलवेज इनकम. सब्सक्रिप्शन होगा नहीं तो चलेगा ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन. बिगेस्ट सोर्स एंड द ओनली सोर्स ऑफ रेवेन्यू इनकम कॉन्स्टेंटली जनरेटेड बाय एनपीओ. सब्सक्रिप्शन. कैंटीन रिसीट्स किधर जाएगा? कैंटीन रिसीट्स इनकम. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज किधर जाएगा? Interest on securities is also income. Cricket department fees is also income. Life membership fees क्या करना है अपने को? कैपिटलाइज करना है. क्यों कैपिटलाइज करना है? दिया भी है क्वेश्चन में, नहीं भी दिया होता तो भी मैं कैपिटलाइज ही कर देता उसको, क्योंकि ये लाइफ टाइम का पैसा साथ में आ रहा है.
घड़ी घड़ी नहीं आने वाला है। लाइफ मेंबरशिप फीस ऐसे भी कैपिटलाइज, ऐसे भी कैपिटलाइज। एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन ऑफ 450 आर आउटस्टैंडिंग 31st March 07। बताओ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, व्हाट आर द टू इफेक्ट्स? Add an asset. Add to subscription An asset. and asset. add to subscription and Asset. liabilities। Asset. एसेट्स की लाइबिलिटीज, किसी को लग रहा है लाइबिलिटीज? जोर से अपने बाल खींचो। ओके, तो एसेट में ही जाएगा। रिसीवेबल है मतलब इट इज गोइंग टू गो अंडर एसेट, ठीक है। इनकम रिसीवेबल है वो, आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब। देन सब्सक्रिप्शन ऑफ 125 रिसीव्ड इन एडवांस। बताइए, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड Liability. liabilities। Outstanding expenses are as follows. Salary is 175. What are the two effects of outstanding Add salary? to salary, Add to salary liability. and liability. Add to salary and liability. Tournament expenses are also Add to outstanding. tournament expense, Add liability. to tournament expense and liability. अभी tournament expense already उधर से ही माइनस करना है, फंड में से। तो ये भी फंड में से माइनस। हाँ, फंड में से ही माइनस। एंड सेकंड इफेक्ट उधर ही लाइबिलिटी में, ठीक है। उधर मैं दिखाऊंगा हाउ टू प्रेजेंट इट। टूर्नामेंट एक्सपेंस देखना जरा ध्यान से। ये आउटस्टैंडिंग जनरली होता नहीं है क्योंकि नॉन रिकरिंग है, तो एक ही साल का होता है, बट इधर कुछ बाकी रहेगा देने का पैसा, इसके लिए दिख रहा है, तो नेक्स्ट ईयर दे दोगे, बट होगा नॉन रिकरिंग। टूर्नामेंट फंड दिया है ना, इसलिए टूर्नामेंट फंड एंड टूर्नामेंट एक्सपेंस बोथ बिकम नॉन रिकरिंग। तो जाएगा वो लाइबिलिटी में ही, लेस फ्रॉम एड टू एक्सपेंस एंड लाइबिलिटी अलग से, एड टू एक्सपेंस एंड लाइबिलिटी। प्रीपेड इंश्योरेंस ऑन 31st Minus an Minus asset. insurance and minus from assets. insurance and assets. Capitalized donation fees and entrance fees, that is piece of info, not an adjustment. Sports material and canteen stock on 31st March 07 are 750। which stocks are these? Opening stocks or closing stocks? Closing stock. Closing. Stocks का दो इफेक्ट क्या होता है? Minus Minus or from assets. asset। Clear with that? अभी किया हमने मटेरियल का स्टॉक। साची जी समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन, depreciate furniture by 10% and land and building by 15%। बताओ। Minus respective assets and expense. less from respective assets and expenditure। Absolutely right। अभी हिडन एडजस्टमेंट पे आ जाओ। 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जरा देख लो ध्यान से। मेक अ वर्किंग नोट, आपको जगह रहेगा नीचे, इनकम एक्सपेंडिचर के नीचे रहेगा, बैलेंस शीट के नीचे रहेगा, उधर लिख दो 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितने का खरीदा था आपने? 6,000 रुपीज। 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपने परचेज किया हुआ है 6,000 का, राइट। 3 steps, calculate, check, compare। Step number 1, calculate your own interest। tell me how many months का you will calculate this interest for। 6,000 का 4% for how many months? tell me बताओ। पूरा साल यार, कुछ नहीं दिया तो 12 महीना। 6 4 240, 240 रुपया बनता है इंटरेस्ट। आपने इन्वेस्ट करके रखा है, आपकी अर्न इनकम 240 बन चुकी है बैंक में। चेक करो कितना रिसीव किया है। फ्रॉम वेयर यू विल चेक, वेयर हैव यू रिसीव्ड द इंटरेस्ट, वेयर यू विल फाइंड इट? Receipt side Receipt 120. side. Check on the receipt side 120. how much have you received. 120 rupees you have received. So less interest received is 120, which indicates what? 120 is outstanding interest. 120 is outstanding interest. What are the two effects of this outstanding interest? Batao. Asset. Add to interest and Add to asset. add to asset। okay, सिक्योरिटीज में ऐड कर सकते हो। लाइबिलिटी नहीं है ये, इनकम रिसीवेबल है, एसेट में जाएगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रिसीवेबल। ऑल ऑफ यू कंफर्टेबल विद दिस हिडन एडजस्टमेंट? याद आया, फाइनल अकाउंट्स में भी करते थे, कैलकुलेट, लाइक, चेक, कंपेयर। ओके, अच्छा अभी डॉट्स देना है सबको फटाफट। सब्सक्रिप्शन पुट 2 dots, पुट 2 dots ऑन सब्सक्रिप्शंस। सैलरी 1 dot, tournament expense 1 dot, donation, life membership fees, entrance fees 1 dots each, donation, life membership fees, entrance fees 1 dot, sports material and canteen 1 dot each। sports material purchases मिलेगा और canteen purchases मिलेगा 1 dot।
फर्नीचर एंड बिल्डिंग 1 1 डॉट ईच, फर्नीचर एंड बिल्डिंग 1 1 डॉट ईच। शुरू करें, करते जाओ साथ में फटाफट, उड़ा देते हैं स्मॉल सम। Let's begin with the payment side. Always start with the payment side. Land and building. Where do you put land and building? So I think they are part of assets. Land and building. Amount is 24,500. There's an adjustment, depreciation. So less depreciation at what rate we have? 15%. So land and building for 15% depreciation. How much that comes to? 3675. 3675 आ रहा है क्या? Please check. 3675. हेलो, आ रहा है कि नहीं बताओ? 3675, please calculate 15% of 24,500 and minus करके 20,825. Yes. Okay. टूर्नामेंट एक्सपेंसेस देखना कैसे प्रेजेंट करने का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ टूर्नामेंट फंड, थोड़ा जगह छोड़ के लिखना। कैपिटल फंड के लिए बीच में स्पेस रह गया, नो प्रॉब्लम। ओके, जगह छोड़ देना सफिशिएंट, 5-6 लाइन छोड़ के फिर लिखना टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड इज 1500। ये आपने टेम्पररीली टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, तब आपने फंड इकट्ठा किया है। लेस टूर्नामेंट एक्सपेंस, लेस टूर्नामेंट एक्सपेंस। अभी टूर्नामेंट एक्सपेंस वैसे तो कितना पे किया आपने? 1100, लेकिन उसमें आउटस्टैंडिंग है। कितना आउटस्टैंडिंग है? 100 रुपीज इज आउटस्टैंडिंग। कैन यू सी दैट? तो इधर ऐसे दिखाने का 1100 प्लस 100, आपका टोटल टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आर 1200, आउटर कॉलम 300। 300 रुपए का फंड बच गया। ये ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगा क्या करना है, नेक्स्ट ईयर का टूर्नामेंट कुछ करना है उसमें, या फिर वापस कैपिटल फंड में ऐड कर देगा इसको। That will be decided by the organization what to do with this fund का पैसा, 300 रुपया जो बच गया। How to disclose that tournament expense? All of you got that? सर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? टूर्नामेंट एक्सपेंस और बाद में नीचे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसा दो अलग है। हाँ, पर्टिकुलर में दिखाओ 1200 प्लस 100 एंड 1100 प्लस 100 और फिर 1200 दिखाओ, बात चलेगा। बट यहाँ पे 1200 ही दिखेगा, बाकी एडजस्टमेंट इनर कॉल मतलब पर्टिकुलर्स के अंदर। ओके, लायबिलिटी के पार्ट के अंदर। तो ये आउटस्टैंडिंग मैंने इधर ऐड कर दिया, सेकंड इफेक्ट मैं बाद में दूंगा, लायबिलिटी वाली वापस अलग से दिखाएंगे हम लोग। ओके, देन नेक्स्ट वन इज फर्नीचर। गो टू फर्नीचर। इज देयर एनी एडजस्टमेंट ऑन फर्नीचर? चेक, व्हाट इज द एडजस्टमेंट ऑन फर्नीचर? फर्नीचर डेप्रिसिएशन, तो लेस डेप्रिसिएशन है आपके पास। कितना परसेंट है चेक करो बराबर से। 10% है तो 150 रुपीज, आउटर कॉलम 1350। ओके, देन वी हैव sports material purchase. Where you will show sports material purchases, guys? Show them under asset or expense. बोलो। Expense. Expense. Sports material purchases are expense. क्यों expense? Sale depreciation कुछ नहीं दिख रहा है, तो expense. Sports material purchase are expense. Stocks दिया हुआ है, in fact stocks expense पे ही होता है। Sports material purchases are 1200 और लेस स्टॉक है तो प्लस करना है कि माइनस, तो माइनस स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक एंड ऑफ द ईयर। इतना बच गया। कितना बच गया? सीधा एडजस्टमेंट। स्पोर्ट्स मटेरियल कैंटीन स्टॉक अमाउंटेड टू 750 एंड 500, 750 रुपए बच गए। 750 रुपीज बच गया तो आपका खर्चा सिर्फ हुआ 450 रुपीज। जैसे लास्ट सम में 800 रुपया बच गया था, इफ यू रिमेंबर 1000 माइनस 800 200 किया था हमने, तो ऐसे यहाँ पे 750 बच गया। नेक्स्ट ईयर काम आएगा तो 450 इज एक्सपेंस। गॉट दैट? देन वी हैव सैलरीज। सैलरीज आर आल्सो एक्सपेंस। इज देयर एनी सैलरीज?
Please check. Is there any adjustment on salaries? Yes, 175 rupees was outstanding. So add outstanding salaries 175, outer column, that is 1375. 1375. Insurance is also your expense. Sir, 1325 ना? 175 है ना outstanding. Oh हाँ, नंबर. हाँ सर बराबर है. बराबर. Insurance देखो कितना है? Insurance is 120. What is the adjustment on insurance? It's prepaid. On 31st March 07, 30 rupees, that is prepaid. So less prepaid insurance, that's 30 rupees, and outer column should be 90 rupees. Got it? Canteen expenses are also expense. Canteen expenses are also expense. पेड है 1500 पे किया है, लेकिन ज्यादा पे कर दिया. कैसे पता चला ज्यादा पे कर दिया? एडजस्टमेंट नंबर ई पढ़ो. ई कैंटीन स्टॉक दिया हुआ है. कैंटीन स्टॉक. कैंटीन स्टॉक कितना है? कैंटीन स्टॉक 400 रुपीज बच गया. दिख रहा है? तो 400 रुपया बच गया आपका. प्रीपेड है तो लेस कैंटीन स्टॉक. जैसे स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक बच गया था, वैसे कैंटीन का स्टॉक बच गया है. प्रीपेड है, नेक्स्ट ईयर काम आएगा. कितना बच गया है? 400 रुपया. 400 का बाकी 1100 स्पेंड हो गया. स्पेंड मतलब इनकर यूज हो गया करंट ईयर. जो यूज हो गया, इनकर हो गया, दैट विल बी शोन इन द आउटर कॉलम ऑटोमेटिकली. आर यू गेटिंग दैट? यूज्ड इनकर्ड एक्सपेंसेस विल बी शोन इन द आउटर कॉलम. बच गया वो एसेट. बच गया, दैट विल बी शोन अंडर एसेट. ठीक है. कैंटीन के बाद क्या दिया आपने को? जनरल एक्सपेंस दिया है. तो टू जनरल एक्सपेंस that is how much? 1685 rupees. No dot, no adjustment. 4% government securities. 4% government securities are assets. 4% government securities are assets. Okay. 4% government securities are assets worth 6,000 rupees. Is there any adjustment on this 4% government securities? Please check. Check. कुछ है adjustment? बोलो. Hidden adjustment. Hidden. क्या किया hidden? देखो नीचे. How much is interest receivable? How much is interest receivable? Interest receivable is 120. Add हो जाएगा इस पे. Add interest 240 तो टोटल था, उसमें से 120 मिल गया है ना, तो 120 इज रिसीवेबल. इधर तो खाली 120 ऐड होगा जो रिसीवेबल है. आउटर कॉलम 6120. आउटर कॉलम 6120. गॉट इट? अमाउंट डिपॉजिटेड विथ बैंक. अमाउंट डिपॉजिटेड विथ बैंक, दैट इज बैंक बैलेंस. दैट इज बैंक बैलेंस. यू कैन ऑल्सो राइट बैंक बैलेंस ओवर हियर, नो प्रॉब्लम. And cash balance. What is your cash balance at the end? 220 rupees. Closing bank, closing cash, closing assets. Comfortable? Closing bank, closing cash. Done. That was your payment part. Payment side taken care of. Go to the receipts. Cash on hand. Is there any opening balance in the problem? On hand? Nothing. So nil, 0. Donations. What are we supposed to do with donations? Please check and tell me. Are we supposed to show it under income or are we supposed to capitalize it? Capitalize. दिया हुआ है एडजस्टमेंट नंबर डी में. डी फॉर डोंकी. डी एडजस्टमेंट में दिया हुआ है. ओके. कैपिटलाइज द अमाउंट ऑफ डोनेशंस, लाइफ मेंबरशिप फीस एंड हाफ ऑफ एंट्रेंस फीस. तो ही आपका कैपिटल बनेगा ना. लॉजिकली सोचो, पहले कैपिटल चाहिए, फिर एसेट खरीदोगे, फिर खर्चे होंगे, फिर इनकम एक्सपेंडिचर, फिर सरप्लस डेफिसिट. तो पहले शुरू करने के लिए पैसा तो चाहिए ना कैपिटल फंड में. कहां से आएगा? ऐसे ही आएगा. डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फीस, ऐसे आपका कैपिटल बन रहा है अभी. तो प्लस डोनेशंस. पब्लिक से डोनेशन आ गया. वन टाइम डोनेशन है 25,000 रुपए. शुरू में नील था ये कैपिटल फंड, 0 था. देन 25,000 का डोनेशन आया. एंट्रेंस फीस. हाउ वी विल प्रेजेंट द एंट्रेंस फीस? देखना ध्यान से. एंट्रेंस फीस को कैसे प्रेजेंट करना है देखना एकदम ध्यान से. बाय एंट्रेंस फीस, क्योंकि टुकड़ा करना है. ब्रेकअप है, ब्रेकअप.
ब्रेकअप रहेगा उधर केयरफुल हो जाने का। देखो एंट्रेंस फीस यू हैव टू पुट इट अंडर इनकम फर्स्ट 5000, 5000 रुपया इनकम में डाल देने का पूरा, फिर यहां से रिड्यूस कर देने का लेस कैपिटलाइज्ड हाफ। तो 2500 इधर से लेस करो, आउटर कॉलम 2500 दिखाओ, एंड रिमेनिंग 2500 कैपिटल फंड में ऐड कर दो। इज दिस क्लियर? हाउ टू प्रेजेंट द एंट्रेंस फीस? whenever you have tukda breakup 1/4 3/4 50 50 60 40 30 70 half, then you do it in this way. Show it under income, then reduce it and add it to capital fund. Is it clear? But when there is entire amount capitalized or entire amount income, then nothing doing, directly you can show, no problem. Got it? Sir, Yeah. can I leave? SK Somaya. Yeah. Now, next part we have is what? Tournament fund. Where you will show tournament fund. Tournament fund is liability. Okay, already liability में दिखा दिया tournament fund. That is liabilities. Subscriptions are income. So buy subscriptions लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, buy subscription. There are 2 dots on subscriptions. ध्यान से देखना. Subscriptions are 2200. उसमें क्या adjustment है? Look at them carefully. One, you have outstanding. So outstanding subscription we are supposed to add. Outstanding subscriptions we are supposed to add. Current year का outstanding है, that is how much? How much? 450 rupees. मिलना बाकी है. ऊपर नहीं दिखेगा ये बॉस. रिसीट में कभी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग नहीं दिख सकता क्योंकि पैसे ही नहीं आए हैं, तो कैसे दिखेगा? ये एडजस्टमेंट में ही मिलेगा. आउटस्टैंडिंग एड टू इनकम एंड एसेट्स एंड रिसीव्ड इन एडवांस. मतलब क्या बोल रहे हैं, ये जो 2200 मिला है ना, ये पूरा का पूरा करंट ईयर का नहीं मिला है, इसमें नेक्स्ट ईयर का आ चुका है 125. तो दैट इज प्री रिसीव्ड लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 125 and outer column 2650 2525 आ रहा है. प्लीज चेक 2525 2525 सब्सक्रिप्शंस में. यस सर. ओके, सब्सक्रिप्शंस क्लियर सबको? 2 एडजस्टमेंट्स, रिसीवेबल एंड रिसीव्ड इन एडवांस. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज कैंटीन रिसीट्स. कैंटीन रिसीट्स तो इनकम ही है, कैंटीन का पैसा भी ले रहा है. ओके, canteen receipts are also income, that is 1300. Then we have interest on securities. Interest on securities जो आपने invest करके रखा हुआ है, उसका interest on securities, that's your income, and that's worth 120. less नहीं, add outstanding interest है, receivable है, dot है, तो add outstanding interest of current year, that is 120, outer column 240. Earned income will be always reflected in your outer column automatically. Okay, earned income will be reflected in your outer column. 240 रुपए आपने earn किया हुआ है, वैसे incurred expense in the outer column. Cricket department fees, इसका भी fees लेता है. Okay, cricket department fees, cricket खेलने का पैसा, organization की income 1705. Life membership fees, what are we supposed to do with life membership fees? बताओ. Entire life membership fees is supposed to be capitalized, right? दिया हुआ है क्वेश्चन में अपने को 4 का 4000 कैपिटलाइज. पहला ऐसे ही जमा हुआ है, कैपिटल फंड ऐसे ही बना है सब इकट्ठा करके. आउटर कॉलम में धकेल मत देना, यहाँ पे सरप्लस बाकी है भाई, सरप्लस डेफिसिट बाकी है अभी भी. ओके, कोई पब्लिक इधर ही आउटर कॉलम में डाल देता है, दैट इज रॉन्ग. So we have completed the receipt payment part. Let's move to the adjustments. Number 1, subscription outstanding 450 rupees. One effect is here, add to subscription. Can you see that? And what is the effect?
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का सेकंड इफेक्ट बताओ. What is the second effect of outstanding subscription? Assets or liabilities? कोई तो बोला liability, अभी भी मेरे को ऐसा लगा. Liability नहीं है, asset है, asset. Outstanding subscription म्हणजे outstanding income receivable. That is 450 rupees. Next. Subscription 125 है received in advance. Received in advance मतलब पहले ही मिल गया है, प्लस करना है कि माइनस. रिसीव्ड इन एडवांस क्या करना है, माइनस करना है. ऑलरेडी हमने माइनस किया हुआ है. सेकेंड इफेक्ट इज लायबिलिटी. सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस 125, that's your liability. Okay, second effect also done. Outstanding expenses. There are two: outstanding salary, outstanding tournament expense. The outstanding salary, we have already given one effect for that, and that is over here, add to salary. Can you see that? What is the second effect of outstanding salary? That is going to be liability. Outstanding salaries, that is how much 175. Two effects done, take it out. And we have outstanding tournament expenses. What are the two effects of outstanding tournament expense? One effect we have already given. कहाँ दिया है? यहाँ पे दिया है, ये रहा. ये टूर्नामेंट एक्सपेंस में ऐड कर दिया है, यहाँ पे दिख रहा है आपको. What is the second effect? Add to expense हो चुका है. What is the second effect? Liabilities. इधर ही दिखा देना है. Outstanding tournament expense. That is how much? 100 rupees. दोनों इफेक्ट हो गया. टिक इट आउट. लायबिलिटी में तो हम लोग ने दिखा दिया ना, वो 100 और वो 100 प्लस 100. वो लायबिलिटी में दिखाया नहीं है, लायबिलिटी से माइनस किया है, एक्सपेंस है वो. वापस क्यों आउटस्टैंडिंग टूर्नामेंट एक्सपेंस? देना बाकी है ना, पैसा देना बाकी है. ये लायबिलिटी में नहीं दिखा है, लायबिलिटी में एक्सपेंस में ऐड किया है, लायबिलिटी से माइनस किया है. ये दिख रहा है 1200 रुपया. वो लायबिलिटी नहीं है, वो एक्सपेंस है, लेकिन नॉन रिकरिंग है, इसलिए हमने फंड में से माइनस करके दिखाया. वो एक्सपेंस उसमें नहीं जाएगा? कौन सा एक्सपेंस? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में. आउटस्टैंडिंग टूर्नामेंट एक्सपेंस नहीं. क्यों? क्योंकि टूर्नामेंट फंड जो बनाया ना तुमने, उसी में से यूज करोगे ना उस एक्सपेंस को. नॉर्मल इनकम में क्यों हिलाओगे? तुमने फंड इकट्ठा ही इसके लिए किया था कि उस फंड से यू कैन स्पेंड फॉर दोज एक्सपेंसेस. इफ यू शो इट अंडर एक्सपेंडिचर, इट मींस दैट तुमने सब्सक्रिप्शन के पैसे से एक्सपेंस पे कर दिया, या कैंटीन रिसीट के पैसे से टूर्नामेंट का एक्सपेंस पे कर दिया. दैट इज रॉन्ग. You are supposed to pay that tournament expense with that fund only, which you have collected specifically. हाँ, तो हमने उससे ही भरा, तो वापस दिखाने का लायबिलिटीज में भर दिया ना हमने. हाँ, वो incurred दिखाया ना, incurred. This 1200 is not paid yet. 1100 is only paid. 1200 has been incurred, तो 100 is still payable. इधर कैश बच गया ना तुम्हारा एसेट साइड पे 100 रुपया, तो ऐसे समझा देना बाकी. और अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्लब करके दिखा दे चलेगा? हाँ. आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनर कॉलम आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटर कॉलम 275. यस, यू कैन शो दैट. बैठा दिमाग में? कंफ्यूजन मत रखना. दो इफेक्ट नॉर्मली किया है मैंने, ऐड टू एक्सपेंस एंड लायबिलिटी. चाहे वो एक्सपेंस में ऐड करो कि चाहे वो लायबिलिटी पार्ट के एक्सपेंस में ऐड करो, एक्सपेंस में ऐड करना है. दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी. ओके, इनकर्ड accrual basis पे करना है. Next one we have is prepaid insurance. Prepaid insurance मतलब क्या है? Prepaid क्या करना है अपने को? One effect is over here, that is what? Asset. Less from insurance कर दिया है हमने. And the second effect is asset. Asset में prepaid insurance कितना था? Prepaid insurance 30 rupees. 30 rupees was prepaid insurance, that is asset. Then we have capitalized the amount of donation, life membership and 50%. I think those were just piece of information. We have already taken care of everything.
एंट्रेंस फीस भी कर लिया है, डोनेशन भी कर दिया, लाइफ मेंबरशिप फीस भी कर लिया. कैन यू सी दैट breakdown was given to us. That's it. Okay, next one. What do we have after that? Depreciate furniture and build. अरे नहीं, sports material and canteen stock. What do you mean by sports material and canteen stock? Are they outstanding expense, prepaid expense? What are they? What are Stock sports है ना वो material? asset Stocks में आएगा. means prepaid. Can you see that one effect? Less from sports material and less from canteen stock. Already हमने कर दिया है यहाँ पे less. Second effect देना बाकी है, तो asset में लिख दो stock of sports material. ये prepaid है, इतना बच गया है, next year काम आएगा. ठीक है, ये asset में जाएगा. इशिता सोलंकी, understood properly? Prepaid part is asset, इतना बच गया है, next year काम आएगा. Similarly, you have stock of canteen stock. Canteen stock is how much? 450. 750 is sports material stock, 450 is canteen stock. All of you got that? Then depreciation. Depreciation का दो effect क्या होगा? One effect has been done already, less from land, less from furniture, 3675 and 150. And what is the second effect? So that is expenditure. ये बाकी है देना, तो दे दो. To depreciation, that is land and building, pay 3675 and furniture पे है 150. Totally it is 3825. 3825 आ रहा है, please check. 3825. Okay. So that completes the sum, right? कुछ बाकी है और एक और hidden adjustment था, but I think we have given the effects of that hidden adjustment already. Can you see that? Outstanding interest का hidden adjustment था. I've already added that interest. Outstanding मैंने add कर दिया, और second effect यहाँ पे securities में भी add कर दिया, interest receivable. So already I've given both the effects of all the सर adjustment. कैंटीन स्टॉक 400 है कि 450 है? पढ़ो ना. Canteen stock 400 है. Sorry. मैंने कितना लिखा है? 450 लिखा है. Less from canteen and assets 400 बराबर है. चेक कर लो. चलो बताओ, टोटल किसी ने किया है? सरप्लस या डेफिसिट कैलकुलेट, टेल मी. Deficit टोटल 8525. 8525 is total, and deficit of 255. क्या लिखना है? ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे. बाय डेफिसिट ब्रैकेट में लिखने का एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम. Excess of expenditure over income. Is that clear? Excess of expenditure over income. Okay, deficit. And this deficit, are we going to add to the capital fund or subtract from there? Subtract. क्योंकि कम हो गया उतना 255 से. अभी आप 31245. 31245 and tallies on 31945. 31945. 31945. That's your solution with the working note. Please check. Okay. Yeah. दोनों सम बैठ रहा है दिमाग में. These are single year problem. Okay. ऐसा प्रॉब्लम आने का चांस बहुत कम है. These are just starters, just to get a knack of the chapter. आगे जाके एक्चुअल मजा आएगा जब लास्ट ईयर के आइटम्स, नेक्स्ट ईयर के आइटम्स सब मिक्स हो जाएंगे, तभी दिमाग वाला काम चालू होगा. सर जूम करो ना थोड़ा. 3 टैलिंग अमाउंट बैलेंस शीट में. हाँ सर जाए अभी. 1 minute. नाउ टेस्ट है तुम्हारा कल शाम को. डिसोल्यूशन का टेस्ट है, प्रिपेयर करना है बराबर से. 3 सम्स, 30 मार्क्स, नो ऑब्जेक्टिव्स, जर्नल प्लस लेजर का कॉम्बिनेशन. इंपॉर्टेंट टाइप्स 5 टाइप्स हैं. नॉर्मल विद करंट, सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंसी, सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंसी विद करंट. डबल पार्टनर इंसॉल्वेंसी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, but all partner insolvency very important. Okay, so these 5 types plus double partner एक बार go through करना है सिर्फ.
इसका होमवर्क आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से. शो इट टू मी बाय संडे इवनिंग 7 to 8. Sir. डाउट्स है तो रुको, अदरवाइज यू कैन लीव. या